नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पॉलिटी के हैं उनके बारे में। तो आज हम 2018 के बारे में बात करेंगे। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हुए होंगे सारे मैं आपको कवर करूंगा और उसी से आपका रिवीजन भी होते चलेगा। जो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ हम एमसीक्यू के फॉर्म में करते चलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्पोर्ट्स के सारे वीडियोस डाले हुए हैं। जितने भी प्रीवियस 5 सालों में 2018, 19, 20, 21, 22 के जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है सारे कवर कर दिए हैं। 2023 के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, ओलंपिक्स के करंट अफेयर और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और उन सारे वीडियोस के पीडीएफ भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो एसएससी बाय अंकित आप टेलीग्राम में जाकर टाइप करेंगे, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि ऐसे हमें जज का नाम बताना है जिसके अगेंस्ट पहली बार स्वतंत्र भारत में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार महाभियोग, यानी क्या है महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट जो होता है उसका प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप समझ चुके हैं। ये देखिए, 2018 का एग्जाम 2019 में हुआ था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी जी हैं, इनके खिलाफ क्या हुआ था? पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया था, प्रपोजल लाया गया था। ओके, ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बारे में पार्ट 5 में किसके बारे में बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और वही यहाँ पर क्या बताया गया है कि 124 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 124, उसमें बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ये कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 124 में बताया है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए क्या है कि रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस, यानी उनको जो निकालने का या महाभियोग चलाने का आर्टिकल है वो कौन सा है? 124 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज इसी के साथ 124 और 4 तो है ही, क्लॉज 4 तो है ही, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सेम चीज हिंदी में यहाँ पर दी गई है। अगर एक तरीके से फिर से रिवाइज कर लिया जाए तो 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। 124 में बताया है एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124 क्लॉज 4 में बताया है कि जजेस को कैसे इम्पीच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि टोटल जो अभी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं, माफ करना, टोटल 34 है। उसमें से सीजीआई को भी इंक्लूड किया गया है और मैक्सिमम भी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट की पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो उसे 34 है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन से ईयर में कितने उम्र में रिटायर होते हैं, कितनी एज में? 65। पहले देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, जो पूछा गया है कि कैसे इम्पीचमेंट किया जाता है, तो पहले नोटिस ऑफ मोशन दिया जाता है, यानी कि हमें इन पर्टिकुलर जज के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलानी है। तो कितने लोग साइन करके देंगे? उसे नोटिस ऑफ मोशन कहा जाता है। तो 50 लोगों को साइन करके देना होता है। फिर क्या होगा कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, जब स्पीकर या फिर चेयरमैन उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप नोटिस ऑफ मोशन दें और उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। किसके ऊपर? चीफ जस्टिस, माफ कीजिए, जजेस के ऊपर। तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और वो इंक्वायरी कमेटी चेयरमैन या स्पीकर, अब चेयरमैन कौन हो जाएगा? राज्यसभा में अगर नोटिस ऑफ मोशन आया है यानी प्रस्ताव आया है तो वो चेयरमैन को जाएगा, या फिर अगर लोकसभा में आया है तो वो स्पीकर को प्रस्ताव का रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा और अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो उन्हें इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी भी किया नहीं गया है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा है कि किसके खिलाफ प्रपोजल आया था, प्रस्ताव आया था, बट इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो वो कौन थे? जस्टिस रामास्वामी। ये इम्पीच नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रपोजल आया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़ा ऐसा ट्रिकी नहीं बोल सकते, बट इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी तो वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़े, देखिए क्वेश्चन क्या है कि आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर जो होता है, रेसिडुअल पावर को हिंदी में देखिए क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं? मुझे लगता है ये सभी को पता होगा, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं है, जो बचे हुए हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? सेंट्रल के पास जाते हैं। और वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो वो कनाडा से लिए गए हैं।
अब यहाँ पे एक देखिए क्या बताया गया है कि ये जो रेसिडुअल पावर या फिर लिस्ट्स जो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट्स मेंशन किए होते हैं, वो आर्टिकल 247 माफ करना 246 में बताए गए हैं, जो 7th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है, जो राज्य की सरकारें हैं वो स्टेट लिस्ट पे बना सकती हैं और दोनों सरकारें कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 248 आर्टिकल है वो रेसिडुअल पावर के लिए आता है, जो 246 है वो किसके लिए है, यूनियन लिस्ट यहाँ पर है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए। 248 है रेसिडुअल पावर्स के लिए, जो कहीं पर नहीं बताया गया है, जो बचा हुआ है वो इसमें आ जाएगा। रेसिड्यू का मतलब ही होता है जो बचे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में 46। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सेम चीज नीचे हिंदी में दी गई है, इसे भी आपको रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि यूसीसी का मेंशन किया गया है संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में है। अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस बार 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो यूसीसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में बताया गया है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लाल किले से अनाउंसमेंट की गई है कि हमें यूसीसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये देखिए, ये एक आप कह सकते हैं स्टैटिक का पार्ट भी हो सकता है, और क्योंकि पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पर इसे पॉलिटी में कवर किया है। और ये पूछा भी गया है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो कौन थी, सिरिमावो बंदारनाइके। अब सिरिमावो बंडारनाइके किस देश की है, मुझे लगता है नाम से आपको पता चल जाएगा, श्रीलंका की है वो। सिरिमावो बंडारनाइके वो वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम, माफ करना, वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर यानी श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। विश्व की भी पहली थी, तो ऑफकोर्स श्रीलंका की भी पहली थी तो विश्व की भी पहली, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री तो भी वही सिरिमावो आएंगी, और पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन रही थी पूरे वर्ल्ड में तो वो भी सिरिमावो बंडारनाइके आएंगी, वर्ष 1960 में है। दूसरा नाम देखिए है यहाँ पे एलिजाबेथ डोमिटियन का, तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर ही रह चुकी है, बट ये किस कंट्री की है यहाँ पर बताया गया है, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य की। गोल्डा मेयर ये इजराइल की हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इजराइल की। अब ये इजराइल की फर्स्ट और एकमात्र यानी पहली और ओनली फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट रह चुकी, यानी जब से इजराइल बना है तब से ये एक लौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, एक लौती। ठीक है, याद रखना है आपको। गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी, मुझे लगता है सभी को पता है, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी पूरा नाम है ये इनका, ये पहली इंडियन फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और कब से कब तक थी, 66 से 77 और 80 से 84 तक, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यानी किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की, किसी एक पर्टिकुलर राज्य का नहीं बोला गया है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी स्टेट की चीफ जस्टिस कौन थी किसी भी राज्य की, तो वो कौन थी, लीला सेठ जी हैं। लीला सेठ, अब देखिए कौन से हाई कोर्ट की है वो, लीला सेठ जो है भारतीय न्यायाधीश थी, दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पर लिखा क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी, फर्स्ट वुमेन जज, बट हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां पर फर्स्ट चीफ जस्टिस थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लीला सेठ अगर आपको कोई पूछे तो वो पहली महिला जज दिल्ली हाई कोर्ट में थी, पहली महिला जज, और हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में वो पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में यानी विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें केंद्र और राज्य, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में मेंशन किया गया है, मुझे लगता है सभी को पता होगा, पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 255 तक सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 तक, ये उस समय का क्वेश्चन था, 2018 का एग्जाम 2019 में जून में हुआ था, इसलिए ये पूछा गया था कि राज बब्बर किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो कांग्रेस से थे, अभी भी वो कांग्रेस में ही है। अभी जो हाल ही के 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें वो हार गए थे, गुड़गांव से कंटेस्टेंट थे वो, बट हार गए थे कुछ 70,000 या 80,000 वोट से, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे
और अभी भी हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे पहली बार जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो और जीत गए हों, अभी केरल में बीजेपी का पहला एमपी आया है, ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे हिमाचल प्रदेश से एक्ट्रेस कंगना रनावत है, वो जीती है, तो पूछ सकते हैं कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है ना, इसलिए याद रखना है। अब ये देखिए, राज बब्बर भी जो है ये फिल्म अभिनेता थे, इसीलिए पूछा है। हो सकता है कंगना रनौत के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है सभी को पता होगा, मोस्टली जिसको नहीं भी आइडिया होगा वो एक बार चेक कर सकता है। केरला से फर्स्ट बीजेपी एमपी है, उनका नाम गोपी है, आगे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ गोपी है, आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि 1978 में कौन से संशोधन ने, यानी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने जो राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति जो अर्जित करना, रखना या फिर उसको बेच देना, उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था प्रॉपर्टी के राइट को। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? आर्टिकल 40, माफ करना, अमेंडमेंट 44। कब हुआ था ये? 1978 में, याद रखना है हमें। ओके, यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया है कि फंडामेंटल राइट से हटा करके उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया था। लीगल राइट है ये फंडामेंटल नहीं रह गया था। अब वो कौन सा आर्टिकल था? जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31, ठीक है, फ्रॉम द COI का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस समय देखिए कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई थे उस समय प्रधानमंत्री। 44th अमेंडमेंट था, 1978 में था। ओके, एंड आर्टिकल 31 क्लॉज 1 को आर्टिकल 300A बना दिया गया था। उसमें देखिए क्या लिखा है, विच स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये बताई गई कि आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 जो है उसे 300A बना दिया गया था। बाकी जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F है और आर्टिकल 31 है उसे हटा ही दिया गया था, रिमूव भी कर दिया गया था। ये देखिए, ठीक है, इसे रिमूव करके इन दोनों को, इसे और इसे रिमूव कर दिया गया था और इसे इसमें डाल दिया गया था। याद रखना है ये सारी चीजें, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही आसानी से हिंदी में भी बताया गया है सेम चीजें, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये राइट टू फ्रीडम का ही एक है, तो वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? सभी को पता है, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, और उसमें भी कौन सा है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आर्टिकल 19 में कितने अधिकार आपको दिए हैं, कितने राइट टू फ्रीडम है? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे लगता है सबको याद होगा, बस एक बार रिवाइज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो क्वेश्चन पूछा गया था। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी प्रोफेशन करना, कोई भी ऑक्यूपेशन करना, बिजनेस करना, हिंदी में वही देख ले, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप बोलेंगे आपकी बातें लोग सुनेंगे, इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा होंगे, आपकी बातें सुनेंगे बिना हथियारों के, और जब इकट्ठा होंगे तो आप ग्रुप एक बनाएंगे, संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, सहकारी समितियां बनाएंगे, ठीक है। जब सहकारी समितियां बनाएंगे तो वो सब एक साथ पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, यही मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब सहकारी ग्रुप्स बन गए, एक साथ भारत में घूमेंगे, कहीं पे भी घूमेंगे, ताकि आप अपना प्रचार प्रसार कर सकें। और जब घूमेंगे तो क्या हमेशा घूमते ही रहेंगे? क्या नहीं, कहीं पे रहना भी पड़ेगा ना, तो कहीं पे भी आप भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। और जब बसेंगे तो क्या फ्री बैठे होंगे? कुछ काम धाम भी तो करना होगा, तो कोई पेशा अपनाना, कोई व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। ये रिवाइज कर दिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत का फर्स्ट लोकपाल कौन था? क्वेश्चन ये पूछा गया है, सभी को पता होगा, पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल हैं, 2019 में बनाए गए थे। देखिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ है? 2013 में, लेकिन लोकपाल बनाया कब गया है? पहला 2019 में। ये भारत के कौन से आर्टिकल में बताया गया है? भारत के संविधान के, माफ करना, कौन से आर्टिकल में? एक सेकेंड, आर्टिकल 2000 कह रहा हूँ, आर्टिकल 252 में बताया गया है, ठीक है। अब ये जो एक्ट बनाया गया था वो कब से आया है, लागू कब से हुआ है? 16 जनवरी 2014 से। अब लोकपाल होता क्या है? लोकपाल जो होता है ना, वो एक एंटी करप्शन बिल होता है। जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे गवर्नमेंट में अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ अगर आपकी कोई कंप्लेंट है करप्शन से लेके, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त देखते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MP, ग्रुप A, B, C और D के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, SSC करके आप भी इसी ग्रुप में आने वाले हैं तो करप्शन करना है, नहीं करना है, अगर करोगे तो लोकपाल पकड़ेंगे आपको,
ठीक है। तो उनके खिलाफ अगर कोई आपकी कंप्लेन है तो आप लोकपाल से डायरेक्टली कर सकते हैं, उसका ये अधिकार क्षेत्र होता है। ओके, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लोकपाल के बारे में थी। आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में इसे बताया गया है, तो जो है 252 आर्टिकल है, और इसका अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। पहले थे पिनाकी चंद्र घोष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए कौन से आर्टिकल में बात कही गई है? इक्वल समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे भारतीय संविधान का? तो वो है 39A। अब 39A है, चलिए मुझे बता सकते हैं कि ये किसका भाग है? चलिए ये तो लिख दिया है मैंने, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये जो फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन है ये कौन से पार्ट में आता है? ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल है भारत का जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन जो होते हैं, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के यानी विधानसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं, उसमें कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को राइट देता है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे? वो कौन सा है? आर्टिकल 324 है। याद रखने वाली चीज है, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। अब यहां पर बोला गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी ये क्वेश्चन देखिए, पहले ही पूछा है, इनका नाम भी दिया हुआ था। उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हिमाचल प्रदेश की जो चीफ जस्टिस थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो थी, वही दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज थी, राइट? इससे क्या पता चला, नाम क्या था उनका? लीला सेठ। ओके, देखिए उसके एक्सप्लेनेशन से आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब उसी साल आ रहा है ये क्वेश्चन, देखिए वो 4 जून को पूछा गया था, ये 6 जून को पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसके देंगे? यानी अगर प्रेसिडेंट इंडिया का रिजाइन करना चाहता है तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देगा? सभी को पता होगा, इसमें कुछ दो राय नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसे देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, ये 2-3 लोगों के जो रेजिग्नेशन होते हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो प्रेसिडेंट का तो क्वेश्चन ही पूछा गया है, प्रेसिडेंट किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाती है तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा? हम ऐसा नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका काम काज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 से 1977 जब भी इमरजेंसी थी, आपातकाल था, उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्योंकि पार्लियामेंट में भी काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई है, लगभग मुझे लग रहा है 50 साल के करीब होने आए थे, इसलिए इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। तो इंदिरा गांधी, सभी को पता है, इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, उनका नाम पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आर्टिकल 352 जो कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, पूरे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। स्टेट इमरजेंसी क्या है? किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, जिसे हिंदी में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो वो आर्टिकल 356 का पार्ट है। एंड आर्टिकल 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है, जो अभी तक कभी लगी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जिसने क्या है, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो वो कौन सा संशोधन था, माफ कीजिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें ये बात की गई है कि सभी बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा? वो था 86th अमेंडमेंट, यानी 86वां अमेंडमेंट था। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में देखना चाहिए, वो कौन से हैं। जो रिसेंट है वो मैंने पहले लिखे हैं और उसके बाद धीरे धीरे नीचे गए हैं। 106th अमेंडमेंट जो 2023 में हुआ था, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, माफ कीजिए, ठीक है, जिसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है। इसका हिंदी में भी आगे दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। 103rd अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन जो EWS को दिया गया है। 102nd अमेंडमेंट जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 101 अमेंडमेंट गुड्स एंड सर्विसेज से है, याद रखना ये गुड्स एंड सर्विसेज देखिए पैसे से रिलेटेड है, हम किसी को दान वान देते हैं तो 101 रुपये देते हैं, तो वैसे समझ के याद कर सकते हैं। 86 अमेंडमेंट जो अभी हमने देखा, 6 से 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन है। 73rd 74th जो है पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था वो है। 61st में वोटिंग राइट
21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, 52 52 अमेंडमेंट जो था उसमें क्या किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, जिसमें 10th शेड्यूल बनाया गया था। 42 अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब देखिए 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, अगर ये पूछ लिया जाए तो 1976 से याद कैसे रखना है। 426 होता है तो इसके लास्ट में 6 आता है, 1976 का। एक तरीका ऐसे है क्योंकि 44 और 42 के ईयर में लोग कंफ्यूज होते हैं। 44 448 है, 78। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, हिंदी में भी सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट, जो 10वीं अनुसूची है यानी 10th शेड्यूल है, उसमें अगर लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता है, यानी कोई लोकसभा का मेंबर है उसे डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है। अगर लोकसभा है तो सीधी सी बात है, स्पीकर। नेक्स्ट, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति, यानी अगर पार्लियामेंट के दोनों भी हाउसेस को बुलाना है, समन करना है, तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। उनके पास पावर होता है दोनों ही हाउसेस को समन करने का। अब ये कहाँ पर मेंशन किया है कि देखिए आर्टिकल 85 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों को वो समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कुछ मन से नहीं डाला गया है। 10 जून 2019 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका के संसद में कितने सदस्य हैं। अब ये देखिए क्यों ये पूछा गया है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी है ना, इसलिए पूछा गया है। तो कितने सदस्य हैं वहाँ पर, 225 सदस्य हैं। नेक्स्ट, अब बांग्लादेश की संसद का भी पूछ लिया गया था। देखिए ये 10 को पूछा गया था, सेम दो सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में बांग्लादेश का पूछ लिया गया था। वहाँ पे कितने हैं, 350 सदस्य हैं। इसमें से 50 सीट्स वुमेन के लिए हैं एंड 300 सीट्स अनरिजर्व हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि 300 डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 50 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन होती हैं। और बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये ना श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो उनका नाम क्या था, सिरिमावो बंडार नाइके। अब देखिए फिर से एक पड़ोसी देश आया, पहले कौन सा आया था, श्रीलंका, बांग्लादेश। एक क्वेश्चन नेपाल के ऊपर भी है। अब नेपाल में कितने प्रांतों में विभाजित किया है, यानी कितने राज्य होंगे। नेपाल में है टोटल 7 प्रोविंसेस, यानी 7 प्रांत हैं। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि कुछ और भी जो पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका में टोटल 9 प्रोविंसेस हैं, 9 है टोटल, 9 प्रांत श्रीलंका में है। बांग्लादेश में 8 है, पाकिस्तान में 4 हैं, नाम दिया हुआ है। मालदीव्स 7 है, काफ़ी न्यूज़ में था मालदीव्स, इसके लिए मैंने इसका भी ले लिया है। टोटल 22 प्रोविंसेस हैं चाइना में, ये भी एक नेबरिंग कंट्री है ना, हो सकता है इसका ना पूछे, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज है उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर चीज़ है, यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो बाकी के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है, यानी ग्राम पंचायत में कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है तो उसका टर्म क्या होगा, कितने सालों के लिए होगा, सभी को पता है 5 साल के लिए होता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो कौन सा है जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए प्रोविजन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है, वो सभी को पता होगा, आर्टिकल 61 बताता है। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश इधर है, हिंदी नेक्स्ट पेज पे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा वो कौन सा था, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये पूछा है। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट, एक देश का एक प्रेसिडेंट होगा वो मेंशन किया है, तो आर्टिकल 52 हो जाएगा। पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, तो आर्टिकल 143 हो जाएगा। तो एक बार आप एक बार देख सकते हैं, आपका रिवीजन ईजिली हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पर है, देखिए अब यहाँ पर चीन के बारे में कुछ पूछ लिया गया है कि चाइना रिपब्लिक के, यानी चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे। युआन शिकाई है, ठीक, ये पहले थे। अभी के हैं कौन, शिंग जिनपिंग। ठीक है, याद रखना, शिंग जिनपिंग है और पहले थे युआन शिकाई। निम्नलिखित में से देखिए, अब पड़ोसी देशों के पहले पूछ लिया कि कितने प्रोविंसेस हैं, यानी कितने राज्य या कितने प्रांत हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने पार्लियामेंट में सदस्य होते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के। फिर उसके बाद चाइना का पूछा कि कौन उनका पहला प्रधानमंत्री था। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक। अब बांग्लादेश एक आध क्वेश्चन फंसेगा इस बार, क्यों फंसेगा, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में है, आप सभी को पता है, चाहे अच्छे कारण हो चाहे बुरे कारण हो, किसी भी तरीके से अगर कोई भी देश या राज्य न्यूज़ में होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो सभी को पता है बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री है तो अब नहीं, थी हो जाएगा ये है शेख हसीना।
हसीना, माफ करना, शेख हसीना जी हैं। आप सभी को पता है वो फ्लाई करके इंडिया आ गई थी, वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे उनके खिलाफ। ठीक है, क्यों हुए थे, क्या हुआ था, अभी हमें उसमें नहीं पढ़ना है। बस हमें ये याद रखना है कि वो सबसे ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की रही हैं। और अभी वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। मुझे बताइए ये केयर टेकर गवर्नमेंट का हेड कौन है, कमेंट कीजिए। पूछ सकता है ना क्वेश्चन, थोड़ी सी तैयारी कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगी, उसका केयर टेकर गवर्नमेंट का हेड कौन है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो एक बार नाम सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन यानी फर्स्ट टाइम कब अमेंड किया गया था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, वो 1951 में ही कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखिए पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ। देखिए जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, उससे एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाकिस्तान, नेपाल के बारे में भी पूछा, चाइना के बारे में भी पूछा, बांग्लादेश के बारे में भी पूछा, फिर आपके श्रीलंका के बारे में भी पूछा। ठीक है, तो याद रखिए नेबरिंग कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में। सोचिए कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, और संविधान का भी है 1973 में। काफ़ी टाइम लग गया इनको। नेक्स्ट, लोकप्रिय सदन यानी पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, मुझे लगता है सभी को पता होगा, लोकसभा को पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बताता है कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होगा। ठीक है, एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, ये बताता है आपका आर्टिकल 153। यहाँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, किस किस आर्टिकल में गवर्नर के कौन से प्रोविजंस बताए गए हैं। 152 में गवर्नर क्या होता है ये बताया है, और 153 में बताया है कि एक गवर्नर होना चाहिए। अब देखिए एक गवर्नर है ना, वो सिर्फ एक राज्य का ही गवर्नर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो और भी राज्यों का गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो 2 राज्य भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर हिंदी में बताया गया है। इस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय यानी एंग्लो इंडियंस जो होते थे, राष्ट्रपति द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब तो ये हटा दिया गया है, अब ये जो नॉमिनेशन होता था इसे हटा दिया गया है। कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो है वो अपने लोकसभा में नॉमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन जब तक नहीं हटाया गया था तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर ये किया जाता था, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 331। अब ये सुविधा हटा दी गई है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, उसमें जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व सीट्स होती थी उसे रिमूव कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग जो होती है, जॉइंट सेशन होता है, उसको अध्यक्षता कौन करता है, उसकी उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा के जब दोनों से लोग मिलकर बैठते हैं कुछ पॉलिसीज पे डिस्कस करने के लिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में कंसेंसस नहीं आ पाता है तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा रहता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आर्टिकल 108 जो है, अनुच्छेद 108, ये जॉइंट सिटिंग के लिए अलाउ करता है। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो होती है राज्यसभा लोकसभा की, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 108 में। अब कोरम 1/10 होना चाहिए, यानी क्या, कोरम यानी कि कितने मिनिमम लोगों की आवश्यकता है तो ही वो मीटिंग हो सकती है, तो ही वो जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो दोनों सदनों के मिला के 1/10। ठीक है, अगर लगभग समझ लीजिए 543 वहाँ पर हैं और 200, तो लगभग 70 से 80, यानी अगर 700 लोग हैं तो 70 लोग अगर अवेलेबल हैं तो वो कोरम यानी वो मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। अब बिल यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी मुझे लगता है सभी को पता है, नहीं पता है तो रिवाइज कीजिए, जितने प्रेजेंट हैं उससे आधे एक ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि 1950 से कितने जॉइंट सिटिंग हुई है, 3, मतलब माफ़ कीजिएगा, टोटल 3 बिल्स पास किए गए हैं जॉइंट सिटिंग के बेसिस पे 1950 के बाद से। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज निषेध विधेयक कहते हैं। दूसरा है 1962 का बैंकिंग सर्विस कमीशन, रिपील यानी हटा देना, निरस्त कर देना 1978 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 बोला जाता है। ठीक है, ये 3 बिल्स अभी जॉइंट सिटिंग में पास हो चुके हैं। आगे की ओर बढ़ें कि भारत में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के यानी न्यू स्टेट अगर हमें बनाना है तो कौन सा आर्टिकल का कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है। तो नया राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नया राज्य बनाने के लिए 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, यानी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 3 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है यानी मनी बिल है कि नहीं, ये कौन बताता है। मनी बिल है
या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है ये। ओके, इसके बारे में आर्टिकल अगर हम देखें तो 110 आर्टिकल जो है वो मनी बिल के बारे में बताता है। मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में लिखा गया है। और ये आर्टिकल, माफ कीजिएगा, ये मनी बिल जो है, ये बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसे लोअर हाउस कहते हैं। सिर्फ लोकसभा में इसे पहले पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और राज्यसभा अगर इसे पास नहीं भी करे 14 दिन तक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विदिन 14 डेज, तो उसे ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है। अगर राज्यसभा कोई इसमें रिकमेंडेशन देती है कि ये चीज़ आपने जो की है इसे बदलना है, या ये ऐसे नहीं किसी दूसरे तरीके से होनी चाहिए, तो लोकसभा अगर उस पर विचार करे तो कर सकती है, या फिर नहीं भी करे तो बिना विचार किए ही उसे पास कर सकती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है। सिंपल मेजोरिटी मुझे लगता है अभी सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? मुझे लगता है सभी को पता होगा, सुकुमार सेन जी हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए बताया है कि आर्टिकल 324(2) में बताया गया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओके, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में बताया गया है। तो ये आज की लास्ट स्लाइड है। इसमें मैंने बस एक चीज़ लिख के दी है कि जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो हेड ऑफ द नेशन होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है, और एक अपनी कंट्री का भी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अपनी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, नरेंद्र मोदी जी हैं, 26 मई 2014 से हैं, अभी तक हैं। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुनावर्दना, 22 जुलाई को अपॉइंट किए गए हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, ये तो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा टसल हुआ था मालदीव्स और इंडिया का, वो 24 नवंबर 2022 को अपॉइंट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी हैं, जो 4 मार्च 2024 को किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का, मैंने आपसे जिनका नाम पूछा था वो चीफ एडवाइज़र हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर गवर्नमेंट गिर चुकी है और प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो वो है मोहम्मद यूनुस जी, वो केयर टेकर है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके हेड हैं। तो अभी अपॉइंट किए गए हैं 8 अगस्त 2024 को। नेपाल में देखिए प्राइम मिनिस्टर हेड होता है वो केपी शर्मा ओली हैं, 15 जुलाई 2024 को। एक चीज़ आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो किसी को भी अब 2-3 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी जी हैं जो उनको 2014 से यहाँ पर हैं, लगभग 10 साल 11 साल होने आए हैं। ठीक है, तो 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2019 में एग्जाम हुआ था, इसके बारे में हमने सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लिए हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिर से पूछे जा सकते हैं, और मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिर से पूछने का चांस बन सकता है। तो एक बार आप रिवाइज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो क्या होगा कि आपका पॉलिटी भी रिवाइज होते चलेगा और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और इनमें जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ये मैं शॉर्ट्स के माध्यम से 10-10 सेकंड का टाइम देके एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और लास्ट में आंसर होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख के उस शॉर्ट्स को देखें तो वहाँ पर आपके 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होते रहेगी। शॉर्ट्स यानी 1 मिनट का समय लगता है, उसमें आप क्वेश्चंस देखिए, एक बुक ले लीजिए, उसमें अपने आंसर मार्क कीजिए, लास्ट में उस 1 मिनट 50 सेकंड का ही शॉर्ट होता है, उसमें एंड में आंसर्स दिए हैं, अपने आंसर मैच कीजिए। कमेंट में करना है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से 2018 के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2019 के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर उसके बाद 20, 21, 22 और 23 के। तो इस मंथ में मैं इस मंथ की 30 या उससे पहले ही सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।